हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर यानी कि चुंबकत्व एवं संधारित्र से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो हम इसे चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं, आप ज़रूर प्ले लिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित हर अपडेट दी जाती है। तो आइए देख लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम निमी से सॉल्व करा रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आज महत्वपूर्ण चैप्टर चुंबकत्व एवं संधारित्र से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो कि दिए हुए हैं। तो आइए सवालों का सिलसिला को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन जो है इसमें महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कुछ थ्योरी का भी नॉलेज हो जाए। तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है परिपथ की कुल संधारिता की गणना करें। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सीरीज में 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और इसकी जो वैल्यू आएगी इस ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसे हम इस तरह से जोड़ते हैं, जब सीरीज में जुड़ा होता है तो एक फार्मूला होती है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी फार्मूला की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे और यह जो होती है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के जस्ट विपरीत होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो पहला है वैल्यू 30 है, फिर 10 है C2 और C3 है 30 माइक्रोफैराड है। तो इस तरह से हम उसी फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/30 1/10 1/30 C1 C2 C3। ये तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पर 30 लिखी है, 30 के टेबल में 1 बार 30 तो 1 हो जाएगा, 10 दिए 30 तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 30 एकम 30 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो 1/CT बराबर हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5/30। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/CT बराबर हो जाएगा 5/30। 5 का टेबल में 30 आता है 6 बार में, तो 5 6 का 30। तो यानी कि CT का जो वैल्यू आ गया 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो 6 माइक्रोफैराड जो है कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है संधारिता की इकाई क्या होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है। संधारिता की इकाई जो होती है फैराड होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और 1 फैराड इक्वल टू जो होता है 96,500 कूलम होता है। तो 96,500 कूलम, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि 1 फैराड इक्वल टू कितना कूलम होती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो महो होती है कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व की इकाई होती है, जबकि हेनरी जो होती है इंडक्टेंस या इंडक्टर जिसको हम प्रेरण बोलते हैं उसकी इकाई होती है, और कूलम जो होती है चार्ज यानी कि आवेश की इकाई होती है। तो ये चारों महत्वपूर्ण यूनिट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा। ठीक है, यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 गुलाम की आवश्यकता हो। यहाँ पर सी पूछा गया है, तो सी इक्वल टू एक फार्मूला होती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। सी इक्वल टू एक फार्मूला होता है Q/V। तो यहाँ पर Q जो है मेरा आवेश जो दिया है 0.5 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर वोल्ट जो है 35 वोल्ट है, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। इसको काट देंगे 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर 0.1 बचेगा, नीचे 7। जब इस तरह से इसको डिवाइड कीजिएगा
जो कैलकुलेट करने पर आएगा 0.014 फैराड, यानी कि राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो संधारित्र का जो मान को हम कम कर सकते हैं, उसके प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा करके उसका मान को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। चौथा का राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वायु, इस्पात, जल और प्लेटिनियम। विच इज द डायमैग्नेटिव सब्सटेंस। डायमैग्नेटिव तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो डायमैग्नेटिव का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, पारा नहीं होगा यहाँ पर। प्रतिचुंबकीय का उदाहरण पूछा गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण पूछा गया। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत जो आता है हमारा वो जल आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डायमैग्नेटिव सब्सटेंस के अंतर्गत जल आता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और वायु जो होती है पैरामैग्नेटिव होती है, स्टील जो होती है फेरोमैग्नेटिव होती है, प्लाटिनियम जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और इसे आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी गलत प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सी जो कारक होती है जो विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की जो दिशा होती है वो चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय वाहक बल को हम यहाँ पर एफ बोलते हैं। ठीक है, एफ का मतलब होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, एफ का जो इकाई होती है एम्पियर टर्न होती है, और एम्पियर टर्न जो है हमारा सी ऑप्शन में है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और एफ इक्वल टू जो फार्मूला होता है एफ बराबर जो फार्मूला होता है N/I, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर M महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बात हुई है एफ की, यानी कि चुंबकीय वाहक बल की। तो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए जो बल प्रदान किया जाता है उसे हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बेहद आसान था क्वेश्चन नंबर 7, और इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया, एम्पियर टर्न। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व है। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो प्रेरकत्व होती है रेजिस्टेंस के समान ही व्यवहार करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सीरीज में जोड़ने पर बी के साथ चला जाएगा। बी में जो है LT बराबर जो दिया हुआ है वो L1 प्लस L2 प्लस L3। तो राइट ऑप्शन इसका बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है परमियंस की इकाई क्या है। ठीक है, तो परमियंस की इकाई जो होती है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा,
वेबर प्रति एम्पियर टर्न होती है, और यह जो होती है फ्लक्स प्रवाह में सहायक होती है और रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है यहाँ पर परिनालिका, इसके आगे और कुछ है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम को लागू किया जाता है। ठीक है, तो परिनालिका जो होती है इस तरह से होती है, इसका फिगर भी कुछ ध्यान में रखिएगा आप, इस तरह से होती है, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात करने के लिए जो नियम का प्रयोग करते हैं उसे किस नियम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, दाहिने हाथ की हथेली नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, और इस नियम को हम हेलिक्स के नियम से भी जानते हैं, और क्योंकि इसका नियम उन्होंने ही दिया था, हेलिक्स ने ही, और ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम होती है वह मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए, और फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम जो होती है जनरेटर की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, और इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है श्रेणी परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटर वाला से संबंधित शायद ऊपर में भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, आप उसी तरह से इसे भी सॉल्व करके बना सकते हैं। यह भी है जो सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। C1 में 100 है, और C2 में भी 100 है, और C3 में 200 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। तो फिर यहाँ पर हम वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1, C1 का मान है 100, तो यहाँ पर लिख दिए 100। 1/C2, C2 का मान भी 100 है, तो 100 कर दिए। 1/C3, C3 का मान कितना है 200 है, तो 200 कर दिए। ठीक है, अब इस तरह से इसका एलसीएम निकालिएगा, तो 200 एलसीएम हो जाएगा। तो 100 दूना के 200, तो ये 2 हो जाएगा। फिर 100 दूना के 200, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 100 एकम 100, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2 2 4 अब ये 5, यानी कि 5/200। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1/CT बराबर 5/200। जब इसको काटिएगा तो 40 बार में कट जाएगा, 40 × 200 होता है। तो CT बराबर जो आ जाएगा 40 माइक्रोफैराड, और 40 माइक्रोफैराड जो है वो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मान लीजिए इस तरह से 3 कैपेसिटर जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, C1, ठीक है, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2, इसको C3, इस तरह से सीरीज में जुड़े हुए हैं। और इसको जोड़ने से पहले जो होना चाहिए सावधानियां, वो क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए में, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता का होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ है प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, इसके बारे में एक कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, प्रत्येक संधारित्र का ब्रेक डाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत, राइट ऑप्शन है इसका बी के साथ चला जाएगा, प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। मान लीजिए इसका अगर 10 दिया हुआ है तो हमें 10 से कम ही होना चाहिए, 10 के बराबर भी होती है तो यहाँ पर कैपेसिटर खराब हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका जो होगा
प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर कॉपर होगा। कॉपर जो होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्लीट वायरिंग से इसका कोई संबंध नहीं है, किस तरह से है, यह गलत एग्जाम्पल भी है। और बिस्मथ जो होता है, बिस्मथ को ध्यान में रखिएगा, डायामैग्नेटिक होता है, तो इसे आप महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ग्रेफाइट जो होती है फेरोमैग्नेटिक होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक ग्रेफाइट। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, सीबीटी एग्जाम में। बीएच वक्र द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए, एक से अंकित भाग, यानी इस भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे हम कोएर्सिविटी कहते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बेहद महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विद्युत परिपथ में चालकता और चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। जिस प्रकार विद्युत में जो होती है उसी प्रकार चुंबकीय शब्द में बताना है कि चुंबक के लिए क्या होगा। विद्युत में जिस प्रकार चालकता होती है उसी प्रकार चुंबक में क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विद्युत में जो होता है वो ईएमएफ होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर चुंबक में जो होता है एमएमएफ होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर विद्युत में जो होती है धारा होती है, उसी प्रकार इसमें जो होती है फ्लक्स होती है। नेक्स्ट, जिस प्रकार विद्युत में प्रतिरोध होती है उसी प्रकार इसमें जो होती है वो रिलक्टेंस होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। रिलक्टेंस को आरएम से हम डिनोट करते हैं या एस से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें से कोई आप देख सकते हैं। तो इसी का जो व्युत्क्रम चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है, कंडक्टेंस का व्युत्क्रम प्रतिरोध, उसी प्रकार यहाँ पर रिलक्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है वो परमियंस होता है। परमियंस जो है बी ऑप्शन में है, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला गया। हाई नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। रिलक्टेंस की जो इकाई होती है वो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एम्पियर टर्न, एम्पियर को एटी और वेबर डब्ल्यू ठीक है डिनोट करते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है। बेहद आसान क्वेश्चन है। इससे संबंधित हम ऊपर में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। C = जो फॉर्मूला हम लिखे थे वो हम क्या बताए थे आपको, C = Q/V। ठीक है, तो यहाँ पर Q जो है आवेश है और V जो है वोल्टेज है, और यहाँ पर C जो है कैपेसिटेंस यानी कि संधारिता है। ठीक है, तो ये फार्मूला बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और पार्ट 1 में आज का बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द हम अपलोड कर देंगे। इससे जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसका PDF हम जो है अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से ज्वाइन करके सारे PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।